गवर्नर रघुराम राजन का दिवाली गिफ्ट, यहां दरों में कटौती की, लेकिन क्या एफडी में निवेश का सही वक्त? देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने कर्ज किया सस्ता। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक ने की कर्ज सस्ता करने के संकेत दिए। और क्या कर्ज लेने का अच्छा मौका है अभी, या करें थोड़ा और इंतजार? आरबीआई ने होम लोन पर रिस्क वेटेज 50% घटाया। क्या अब पूरा होगा सस्ते घर और कार का सपना? अभी मैं बैंक से ही लौट कर आया हूँ। मेरा जितना सरप्लस मनी था मैंने 10 साल के लिए एफडी कर दी कि रेट ना कम हो जाए, और अगर रेट बढ़ रहे होते तो मैं सारे डिपॉजिट तोड़ के नए रेट पर लॉक इन करता। तो यहाँ पर आपने सुना कि एसबीआई के पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी ने आरबीआई के रेट कट को देखते हुए अपनी एफडी रिन्यू करा दी और नए रेट पर उन्होंने अपनी एफडी को अब लॉक इन कराया है। लेकिन ब्याज दरें घटने के बाद क्या आपके लिए भी ये सही समय है एफडी कराने का, या फिर दूसरे स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर आपको नजर डालनी चाहिए? साथ ही कर्ज सस्ता होने पर क्या आप पर ईएमआई का बोझ कम होगा? इन तमाम मुद्दों पर योर मनी में आज हम करेंगे फोकस। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ रहे हैं फाइनेंशियल डॉक्टर के मेहुल अशर। मेहुल, आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमने सुना, प्रदीप चौधरी को उन्होंने नए रेट पे अपनी एफडी लॉक इन कर दी है, तो अब क्या सही टाइम है एफडी में निवेश करने का? जी बिल्कुल, जब भी रेट इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं तो वो बेस्ट टाइम है कि आप जितनी लंबी अवधि के आप एफडी बुक कर सकते हैं, फिक्स इनकम में लॉक इन कर सकते हैं, वो अच्छी बात है। तो आप इस वक्त क्योंकि इंटरेस्ट रेट साइकिल जस्ट शुरू हुआ है डाउनवर्ड ट्रेंड के ऊपर, और काफी हद तक आरबीआई गवर्नर ने इंडिकेशन दिया भी है कि और रेट कट हो सकते हैं, ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन के हिसाब से और कैसे इकोनॉमी इंप्रूव करती है, ग्लोबल में क्या सीन होता है। तो बेस्ड ऑन दैट वो ऑटोमेटिकली इट्स बेटर ऑप्शन कि आप लॉक इन कर दीजिए अपना पैसा। लेकिन अगर हम एफडी कर रहे हैं तो रेट का सिनेरियो को देखते हुए हमें कितनी अवधि के लिए एफडी में पैसे लगाने चाहिए, लॉक इन कर देने चाहिए? सो लॉक इन जब आप कर रहे हो तो जितना लंबा हो सकता है उतना बेटर है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये डेफिनेटली चेक कर लीजिए कि आप कितना लॉक इन है, या उसमें अगर आपको कहीं एग्जिट लेना है या कभी इंटरेस्ट साइकिल टर्न अराउंड हो गया तो आपको अगर बेटर इंटरेस्ट रेट्स मिल रहे हैं तो आपने अगर एग्जिट लिया तो एग्जिट पे कितना आपको पेनल्टी लग सकती है, या कितनी रेट का कितना इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है, या जब आप एफडी कर रहे हैं तो जितना कम फ्लोटिंग रेट पे हो या फिक्स्ड रेट पे जितना बेटर हो वो बेटर है। यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि रेट कट का सिनेरियो हो सकता है आगे चलकर और बढ़े, क्या आपको लगता है कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स को भी कंसिडर किया जा सकता है जहां तक निवेश की बात है? बिल्कुल डेफिनेटली आप स्मॉल सेविंग स्कीम को भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल सेविंग स्कीम्स में जब आप हायर इन पे लॉक इन कर रहे हैं, क्योंकि रेट कट शुरू हुआ है, आई एम श्योर के स्मॉल सेविंग स्कीम्स में भी रेट कट्स आएंगे, तो वहां पे भी चेंजेस होंगे। सो भले आपको आज पीपीएफ 8.7 पर चल रहा है, अगर वहां पे 50 बिप्स का कट हो सकता है, 30 बिप्स का कट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन जैसे पीएफआरडीए उसका डिसीजन लेगा, तो कुछ दिनों में आपको दिखने शुरू हो जाएंगे कि वहां की यील्ड्स भी शायद नीचे आ सकते हैं। तो आप इस वक्त डेफिनेटली लॉक इन कर सकते हैं, लेकिन एक चीज जैसे मैंने बताया आपको कि अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एग्जिट रूट क्या है। अगर इसके अंदर आपको इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए तो उसके बाद क्या आपको वही इंटरेस्ट रेट मिल रहे हैं, क्या आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप देख सकते हैं, दैट इज म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर डेट स्कीम्स जो ऑप्शंस है वो डेफिनेटली आप एक बार चेक कर लीजिए। उसमें दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। एक तो लॉन्ग टर्म अक्रूवल्स फंड्स भी है जहां पे प्योर खाली इंटरेस्ट इनकम के हिसाब से ही हो सकता है। दूसरी चीज, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आप दूसरी तरफ से उसका अक्रूवल एज वेल एज ड्यूरेशन का एडवांटेज ले सकते हैं। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर उसमें इन्वेस्ट करते भी है, शॉर्ट टर्म मतलब टॉकिंग अबाउट 1.5 to 2 years, तो उसके अंदर अगर इंटरेस्ट साइकिल और नीचे जाती है तो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है आपको उसके ऊपर इनकम करने को। तो वो आप, और उसके बाद आप डेफिनेटली लॉक इन कर सकते हैं अपने पैसे, जैसे आगे जाके कैसे इंटरेस्ट साइकिल टर्न अराउंड होती है उसके ऊपर। यहाँ अगर मैं थोड़ा कंपैरिजन करना चाहूँ, जो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे हमने चर्चा की है, एफडी हो गया, स्मॉल सेविंग स्कीम्स हो गए, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, बेस्ट फायदा रेट कट्स का उठाने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट में आपको लगता है कि पॉसिबल होगा? ओके, अगर आप प्योरली रेट कट का फायदा ही उठाना चाहते हैं और लॉक इन नहीं ज्यादा करना है तो टैक्स फ्री बॉन्ड्स और G-Secs वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन।
क्योंकि वहां पे जैसे जैसे आपको रेट कट आएंगी उसकी यील्ड्स जो है वो बेटर मिलती जाएंगी। तो एक तो आप अगेन आइदर फंड्स के थ्रू जा सकते हैं या डायरेक्टली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन दोनों में। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो प्योरली अक्रूवल बेस या फिक्स डिपॉजिट जैसे ऑप्शंस है वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये देखना है कि आपका टैक्स बेनिफिट कहां पे हो रहा है, राइट? क्योंकि अगर आप प्योर फिक्स डिपॉजिट शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट के लिए जाएंगे शायद तो आपको फुल टैक्स लग सकता है। आप वापस कौन से टैक्स ब्रैकेट में है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो बेस्ड ऑन दैट आप वो कैलकुलेशन डेफिनेटली कर सकते हैं कि आपको नेट ऑफ टैक्स क्या यील्ड्स पड़ रही है, फिर आप कंपेयर कीजिए आप टैक्स फ्री बॉन्ड्स के साथ और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से उसमें जाना चाहिए और कितनी लंबी अवधि के लिए जाना चाहिए। क्या ये समय है अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करने का भी? अगर किसी की एसेट एलोकेशन पर मैं ध्यान देना चाहूँ, साफ तौर से आपके गोल्स क्या है, आपकी उम्र क्या है, उसके मुताबिक इक्विटी डेट में हम पोर्टफोलियो में बदलाव करते हैं। लेकिन इस अहम इवेंट को देखते हुए और रेट कट हुआ है और आगे चल के भी अगर संभावनाएं लगातार इसी तरह रेट कट की जैसे कि बन रही है, किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को रिवैम्प करना चाहिए? अगर आप ज्यादा एक्टिव है पोर्टफोलियो के अंदर तो आप कुछ समय के लिए डेफिनेटली डेट इन्वेस्टमेंट करने का मौका रेट कट के पहले ज्यादा बेटर था। क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डेफिनेटली वो मच बेटर था। बट यहां से भी इतना बुरा नहीं है। यहां पे और रेट कट साइकिल जस्ट शुरू हुई है, शायद और आ सकती है। तो आप अभी कुछ समय के लिए डेट में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डायनेमिक बॉन्ड फंड जैसी चीज है जहां पे एक फंड मैनेजर कॉल ले सकता है कि उसको कब शॉर्ट टर्म के लिए जाना है, कब लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, वैसे फंड्स में आप जा सकते हैं। तो एक वो ऑप्शन डेफिनेटली रहता है आपके पास। बाकी मेजर आपको अगर एसेट एलोकेशन जो आपका किया हुआ है उसे मेजर शिफ्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। स्टिक टू योर एसेट एलोकेशन। ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि जब आप ये साइकिल ऑल्सो बिकम्स वेरी अट्रैक्टिव टुवर्ड्स इक्विटी। बिल्कुल। सो इक्विटी का ऑलमोस्ट बॉटम एरिया होता है, यही एरिया पे आपको टर्न अराउंड मिल सकता है। तो अच्छे मौके इक्विटी में मिल सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है इन्वेस्टमेंट करने का तो वहां पे आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो आपने डेट फंड्स का जिक्र किया है, कुछ रेकमेंड करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जिनमें वो निवेश कर सकते हैं? जैसे कोई भी डायनेमिक बॉन्ड फंड्स है, काफी सारे फंड हाउसेस के पास डायनेमिक बॉन्ड फंड्स है। तो एक तो डायनेमिक बॉन्ड फंड्स आप कर सकते हैं। अगर आप प्योर इंटरेस्ट साइकिल्स प्ले करना चाहते हैं तो आप जीसेक या इनकम फंड में जा सकते हैं। ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड्स हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ही ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं चाहिए तो जैसे रेगुलर सेविंग्स फंड है उसके अंदर प्योर अक्रूवल बेस आपने लॉक इन करके रख दिया तो दैट विल बी बेटर ऑप्शन, वहां पे ज्यादा वोलेटिलिटी आपको नहीं मिलेगी। या एफएमपीज में जा सकते हैं। क्लियरली। तो यहाँ पर अगर आपको रेट कट का ही फायदा उठाना है तो सबसे पहले तो अगर आप एफडी कराने का मन बना रहे हैं तो आपको तुरंत प्रभाव से कर लेनी चाहिए। यहाँ पे जिस तरह से हमने सुना कि एसबीआई के पूर्व चेयरमैन ने भी नए रेट्स पे एफडी लॉक इन कर दी है, तो आप भी लंबे से लंबे समय के लिए, लंबे से लंबे अवधि के लिए अपने एफडी को लॉक इन कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से और खासतौर से रेट कट का फायदा उठाना चाहते हैं तो डायनेमिक बॉन्ड फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। जीसेक इनकम फंड्स है और रेगुलर सेविंग फंड्स में भी आप निवेश की रणनीति बना सकते हैं। और जैसे जैसे यहाँ पर ब्याज दरें घटेंगी वैसे वैसे आपको थोड़े माइनर बदलाव अपने पोर्टफोलियो में करने होंगे। लेकिन अब बात आती है कि क्या आपका ईएमआई का बोझ घटेगा? जी हां, हमने जो ब्याज दरों में कटौती की है उसके बाद हमने देखा है कि एसबीआई ने अपने होम लोन की दरें घटा दी है 0.4%। लेकिन उसका आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, इस पर करेंगे चर्चा इस ब्रेक के बाद। चलिए योर मनी में अब चर्चा करते हैं कि आरबीआई के रेट कट के बाद आपकी ईएमआई का बोझ कितना कम होगा। जी हां, हमने देखा कि एसबीआई ने 0.4% यहां पर दरों में कटौती की है। लेकिन इससे मेहुल आप ये समझाएं कि ईएमआई अगर किसी की हो 15 साल 20 साल की तो असल फायदा कितना होगा, कितनी बचत होगी अब? ओके, सो इसमें बेसिकली आप जब कैलकुलेशन करते हैं तो पर लाख ईएमआई जो होता है वो बहुत कम डिफरेंशियल होता है, राइट? लेकिन क्योंकि वो मल्टीपल ईयर्स में जा रहा है और मल्टीपल लैक्स में जाता है, उसकी अमाउंट काफी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो सकती है। सो बेटर ऑप्शन ये है कि आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपकी एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ लोन कितनी है, उसकी कितनी टर्म है और उसके ऊपर कितना आपको इंटरेस्ट जा रहा है। और बेस्ड ऑन दैट आप अपने इंटरेस्ट रेट को चेक कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप इस वक्त जो है अगर आप फिक्स्ड रेट में हो, ठीक है, वो फिक्स्ड रेट में से आप उसको फ्लोटिंग रेट में एक तो शिफ्ट कर दीजिए।
इट्स ऑलवेज बेटर कि आप फ्लोटिंग रेट में ही रहो, क्योंकि अगर वो साइकिल जब इंटरेस्ट रेट साइकिल ऊपर भी जाती है तो आपकी एवरेज होकर नीचे आ जाती है, तो साइकिल जब नीचे भी आती है, सो यू विल हैव ए इंटरेस्ट साइकिल कमिंग एवरी 4 to 5 years में एक इंटरेस्ट साइकिल आई जाती है, तो आप एवरेज आउट नीचे कर देते हैं। हाँ, अगर आपको शिफ्ट करना ही है तो आप फ्लोटिंग से लेके फिक्स्ड में जब इंटरेस्ट साइकिल बॉटम पर हो, दैट मीन 6-7-8% के आसपास अगर आ जाए तो वो टाइम पे आप उसको फिक्स में शिफ्ट कर सकते हैं, बट इस वक्त डेफिनेटली आपको फ्लोटिंग में होना चाहिए। अगर आप फिक्स में है तो वो भी फ्लोटिंग में आ जाइए। तो यहाँ पर क्या वो भी ग्राहक आते हैं जो जिनके पास एग्जिस्टिंग लोन है और बदलाव के लिए उनको बेटर रेट मिल रहा है? जी बिल्कुल। सो इस वक्त बैलेंस ट्रांसफर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन है। अभी वहां पे आपको सबसे पहली चीज, बिफोर जस्ट गेटिंग एक्साइटेड कि मेरे को 50 बिप्स नीचे मिल रहा है और मैं शिफ्ट कर दूं लोन यहां से वहां, आपको एक बेसिक कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपके अपने लोन के हिसाब से कि क्या आपको एक्चुअल में फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर आपका 2 या 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर अगर आपकी लोन खत्म होने वाली है तो शायद 50 बिप्स से आपको उतना डिफरेंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप ट्रांसफर करते हो तो उसके भी कुछ कॉस्ट लगते हैं आपको। मतलब 3 से 5 साल की अगर अवधि बची है तो आप शिफ्ट ना करें। यस, आप एक बार कैलकुलेशन डेफिनेटली कर लीजिए, बट मेरे हिसाब से कैलकुलेशन पे आपको नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि आप प्रोसेसिंग फी भरोगे ट्रांसफर करने के लिए, आप स्टैंप ड्यूटी भरोगे और वो उसी का रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है आज। तो वो जब सारे अब चार्जेस लेके आप जब चलोगे तो पता चलेगा कि आपको कुछ बचेगा कुछ भी नहीं, तो इट विल नॉट मेक सेंस। आप माइट वेल कंटिन्यू करो, आपके एग्जिस्टिंग बैंक भी जो है वो भी ब्याज कम करेगी। तो यहाँ पे क्लियरली अगर लंबी अवधि का है तो फिर आप बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। आप यस, अगर आपका इंटेंशन नहीं है कि आप उसको प्री पेमेंट करने वाले हैं जल्दी ही और आपको लग रहा है कि आप फुल EMI तक चलाएंगे तो डेफिनेटली आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आपको सिग्निफिकेंट फायदा हो सकता है। बिल्कुल। और यहाँ पे हम आपको देख भी रहे हैं कि SBI ने भी तोहफा दिया है और ब्याज दरों में कटौती की है। बचत देखिए, अगर यहाँ पर आपका लोन लगभग 30 लाख का है और अवधि अगर 20 साल की है तो 784 रुपए की बचत होगी। आपको बता दें यहाँ पर ब्याज दरों में कटौती के बाद ये आपके EMI पर बोझ कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह से हमने देखा कि SBI ने ब्याज दरों में कमी की है। लेकिन ये तो बात हुई एग्जिस्टिंग लोन जिनके पास ऑलरेडी है। अगर मुझे नया होम लोन लेना है तो क्या मुझे और इंतजार करना चाहिए? अगर आपको डेफिनेटली और थोड़े कट आएंगे और थोड़े रेट नीचे जा सकते हैं, तो आप अगर नया लोन ले रहे हैं तो एक ऑप्शन है कि अगर आपको आज लेना ही है तो आप फ्लोटिंग रेट पे ले सकते हैं, राइट। खाली वो देखना है आपको कि उसमें लॉक इन पीरियड्स ना हो, उसमें कोई प्री पेमेंट पेनल्टी ना हो और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो, जो कि एक्चुअली RBI ने ऑलरेडी गाइडलाइंस पहले ही दे चुके हैं कि होम लोन्स के अंदर एग्जिट लोड नहीं होगा, जो पहले चलता था। बट फिर भी आप एक बार उसको फाइन प्रिंट जो है वो डेफिनेटली चेक कर लीजिए। बट अगर आप ले सकते हैं तो अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब फ्लोटिंग रेट में है तो आप ऑटोमेटिक जब रेट नीचे आएंगे तो आपके रेट्स नीचे आ जाएंगे। अब जैसे कि और बैंकों ने भी संकेत दिए हैं रेट कम करने के, तो हमें और इंतजार करना चाहिए और फिर अपना बेस्ट रेट चुनना चाहिए, जैसे कि बैंक लोन शॉपिंग एक तरह से हमें करनी चाहिए। एब्सोल्युटली, तो वो तो डेफिनेटली होगा। और सारी बैंक्स एक जैसा रेट कट नहीं करेंगी, सारे के बेस रेट थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे, प्लस कुछ ऑफर्स और एक्स्ट्रा आ जाएंगी, तो वो आप डेफिनेटली चेक करके बाद में आप लॉक इन कीजिए। कोई खास गुरु मंत्र आप देना चाहेंगे होम लोन लेने से पहले? जैसे मैंने कहा कि आप कंपेयर कीजिए, मल्टीपल बैंक्स है, मल्टीपल बैंक्स के साथ कंपेयर कीजिए, सारे फीचर्स आप देख लीजिए, आप कब से कॉस्ट वाइज EMI वाइज कौन सा कम आ रहा है। EMI क्योंकि खाली नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ाने से EMI नीचे आना है वो नहीं देखता, आपको रेट्स क्या आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आपने वो कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर क्लियरली अगर आपके पास होम लोन ऑलरेडी है तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ 3 से 5 साल की अवधि बची है तो बैलेंस ट्रांसफर करने की राय आपको नहीं दी जा रही है। लेकिन हाँ, अगर आप होम लोन लेने का मन बना रहे हैं तो फिलहाल थोड़ा सा रुक सकते हैं और बैंकों ने भी संकेत दिए हैं ब्याज दरों में कटौती के, तो आप उसका इंतजार कर सकते हैं और बाद में आपकी पॉकेट को जो सूट करता है उसके मुताबिक आप होम लोन ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप लोन ले तो फ्लोटिंग रेट पर ही आपको लोन लेने की सलाह दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहुल इस खास चर्चा में आज शामिल होने के लिए। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे बजाज कैपिटल के विनय तलूजा, जो आपके इंश्योरेंस को लेकर सवालों के जवाब देंगे। बने रहें। प्योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। हमारे पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नमस्कार संदीप। संदीप, आपको मेरी आवाज आ रही है?
लगता है यहाँ संपर्क टूट गया है, लेकिन संदीप शर्मा का सवाल हम ले रहे हैं, जहाँ पे इन्हें 1 करोड़ का लाइफ कवर चाहिए, उनको टर्म प्लान बेसिकली चाहिए और 40 साल के लिए ये कवर चाहते हैं और हमसे सलाह चाहते हैं कि कौन सी कंपनी का टर्म कवर लेना सबसे फायदेमंद होगा और बेहतर होगा। विनय जी, स्वागत है आपका योर मनी पर। और संदीप के सवाल पर हम बात करेंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि 1 करोड़ का टर्म प्लान चाहिए, हालांकि इनकी ईयरली इनकम क्या है इन्होंने उसकी जानकारी हमें नहीं दी है, लेकिन फिर भी अमूमन हमें लोग कहते हैं कि अगर टर्म प्लान लेना हो तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। इस बीच संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। संदीप नमस्कार, आपको मेरी आवाज आ रही है? संदीप, हेलो। हाँ, आपकी आवाज मुझे आ रही है, आप सुन सकते हैं मुझे? यस। बताइए आपका सवाल क्या है? I want to know about the term plan. आपकी ईयरली इनकम क्या होगी संदीप? Yearly like 10 lakh. ओके, और आपने कुछ खुद रिसर्च वर्क की है? हेलो। हाँ, आपने खुद कोई टर्म प्लान ढूंढने की कोशिश की है? हाँ, मैंने 2 टर्म प्लान सेलेक्ट किए थे, एक PNB मेट लाइफ का और दूसरा HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट। तो इसमें मुझे ये जानना था कि जैसे टोटल डिसेबिलिटी होती है और डेथ कवर होता है सारा, क्योंकि PNB मेट लाइफ काफी कंफ्यूजन था, तो मुझे ये नहीं लग रहा था कि वो टोटल डिसेबिलिटी कवर करता है या नहीं करता। और क्लिक टू प्रोडक्ट में थोड़ा सा उन्होंने क्लियर किया हुआ था कि जी। अच्छा, चलिए तो आपको हम बताते हैं कि कौन सी कंपनी का टर्म प्लान लेना बेहतर होगा। विनय, आपसे मैं लेना चाहूंगी, इन्हें ऑनलाइन टर्म प्लान ही लेना चाहिए, लेकिन लेने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कौन कौन सी वो जरूरी जानकारी है जो इनको डिस्क्लोज करनी चाहिए? थैंक यू कविता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे इन्होंने बताया कि इनकी इनकम करीब 10 लाख रुपीज है, सो एज अ थंब रूल 10 से 12 गुना सालाना इनकम का रिस्क कवर होना चाहिए इनका, ताकि भगवान ना करे कल को कुछ होता है इनको तो फैमिली उस पैसे से जो इंटरेस्ट इनकम है उससे उनकी डे टू डे खर्चे निकल सकते हैं, बच्चों के एजुकेशन, मैरिज के खर्चे वहां से पूरे हो सकते हैं। तो 1 करोड़ का टर्म प्लान रफली अभी इनके लिए काफी रहेगा, पर्याप्त रहेगा। जैसे जैसे इनकी एज और इनकम लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से इनको उस टर्म प्लान में एडिशन करना पड़ेगा। दूसरा पहलू ये हो सकता है कि अभी ये अगले 5 साल के हिसाब से टर्म प्लान का जो सम एश्योर्ड है अभी से निर्धारित कर लें, बिकॉज टर्म प्लान आप हर साल तो अपना रिवाइज नहीं कर सकेंगे सम एश्योर्ड, तो आप 1 करोड़ की जगह अभी 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ का ले लें, ताकि अगले 2-3 साल के लिए ये पर्याप्त रहेगा रिस्क कवर आपके लिए। दूसरा सवाल आता है कि टर्म प्लान आपको ऑनलाइन लेना चाहिए या ऑफलाइन अपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रोकर या एजेंट के थ्रू लेना चाहिए। तो उसके लिए बहुत क्लियर है कि ऑनलाइन में ऑफकोर्स प्रीमियम्स काफ़ी कम है क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल नहीं है, बट एक बात इनको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर क्लेम के समय इनकी फैमिली को खुद से ही इंश्योरेंस कंपनी से फॉलो अप करना पड़ेगा। तो अपनी फैमिली से सजेशन लें, डिस्कशन लें और उसके हिसाब से ये डिसाइड करें कि इनको एक ऑनलाइन टर्म प्लान लेना है या ऑफलाइन लेना है। क्या प्राइस ही इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टर्म प्लान लेते वक्त, या ब्रांड और सर्विसिंग वो कंफर्ट भी इनके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए रफली इनको जो 1 करोड़ का टर्म प्लान, हाँ जी बताइए। तो नहीं, यहाँ पर हमने संदीप को तमाम ऑप्शंस तो दे दिए हैं, जैसा कि आपने कहा कि इनको अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करके सिलेक्शन करना चाहिए, लेकिन साथ ही संदीप आपसे ये कहना चाहेंगे कि अपनी जितनी भी हेल्थ हिस्ट्री है वो आपको सही डिस्क्लोज करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। विनय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज योर मनी पे आके सवाल का जवाब देने के लिए, और फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।